गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। क्लास 10th रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और रियल नंबर्स में हम लोगों ने कुछ सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। उस दिन हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इसको हिंदी में अगर हम लोग लिखना चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये पढ़ा था। इस पे मैंने बताया था ये क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसमें हमने बताया था कि अगर हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दी जाएंगी तो हम उन दोनों में से दो और नई होल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्वेशन, जैसे मान लीजिए अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दी गई a एंड b सच दैट, और यहाँ पे ये भी दे दिया गया कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम लोग क्या करेंगे, b से a को डिवाइड कर देंगे और तुरंत हमें मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जब भी हमें दो नंबर मिलेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, b से a को डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक क्वोशिएंट आएगा और एक यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। यानी कि जब हम b से a को भाग देंगे तो एक भागफल आएगा और एक शेषफल आएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक यानी कि b गुणे भागफल यानी कि q प्लस शेषफल यानी कि r। तो यही एक इक्वेशन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यही बोलता है कि इसको मैं आगे लिख देता हूँ क्या है इसका मतलब। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो r की वैल्यू हो या तो 0 होगी, ठीक है, या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा जो डिवाइज़र है b से छोटी होगी, ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to b q प्लस r। ये याद रखना है, ये आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता है। अगर हम लोग इसे और आगे हिंदी में पढ़ना चाहें, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r विद्यमान हैं कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ पे जो r की वैल्यू हो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी और लेकिन b से छोटी होगी। ये आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा था और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की हेल्प से ही हम लोग निकाले थे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोगों ने HCF निकालना सीखा था और वहाँ पे हम लोग HCF फाइंड आउट कर लेते थे इससे। आज हम लोगों को डिस्कस करना है इसका एक और एप्लीकेशन। वैसे तो बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी हेल्प से ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। तो एक तो HCF निकालना हम लोग सीख लिए थे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका एक और एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ
यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहते हैं, लेकिन जब इसकी पूरी प्रोसेस एक लिख दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब आप लोगों को बताया गया था, एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और वेट, चलिए देखते हैं कि एक और एप्लीकेशन, इसका एक टाइप का मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का कहाँ कहाँ पे हम लोग अनुप्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने एक बता दिया था HCF निकालना, आज एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ इसका एक और एप्लीकेशन, जो कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रैक्टिस बेस्ड हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आने लगेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर, एवरी पॉजिटिव even integer is of the form of 2q, and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where q is some integer। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव करिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप का होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि अगर हम कोई इवन नंबर लिख रहे हैं तो वो हमेशा इस तरह से लिखी जाएगी, 2q के रूप में लिख सकते हैं, और यदि कोई ऑड नंबर लिखी जा रही तो हम उसे 2q plus 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका यूज करके हम कैसे इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूज करके। तो जैसे हमें क्या करना है कि हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना है, तो मान लेते हैं यहाँ इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन है और बहुत यूज़फुल है। इन फ्यूचर आपको इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस को डील करना होगा, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया हमने कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अभी ये ऑड है या इवन है ये हम नहीं मान रहे हैं, केवल हम मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, एंड देखिए हमें कम से कम 2 इंटीजर चाहिए होती हैं, तभी तो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करते हैं। तो एक तो मैंने मान लिया ए फर्स्ट नंबर, और बी जो आती है भाई, ए और बी 2 दी रहती ना, एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे। क्यों लेंगे b इज इक्वल टू 2? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2q और 2q plus 1 ऐसे करके दिया गया ना, तो ये सब आपको मानना आ जाएगा, हर चीज़ आप सीख जाएंगे। तो b इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। अब तो हमारे पास 2 नंबर हो गई, a और b। अब इसमें हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया था जब भी 2 नंबर दी जाएंगे, यहाँ पे फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर हमें a और b की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से a को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा, क्योंकि a तो पता नहीं है क्या वैल्यू है, तो हमें एग्जैक्ट तो q और r पता नहीं होंगे, हम लोग मान लेते हैं कि क्वोशिएंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। तो हम लोग इसे कैसे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से यूज़ करके एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ बनेगा 2q plus r,
ये बन गया। अच्छा अब देखिए आर की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, आर की वैल्यू देखिए या तो ज़ीरो होगी या तो ज़ीरो से ज़्यादा होगी, बट 2 से कम होगी। तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 होगी लेकिन 2 से कम होगी। तो क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो इट वी कैन से दैट सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि आर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। भाई 0 1 2 2 तो हो नहीं सकती, 2 से छोटी होगी। तो आर की कितनी वैल्यू है, यहाँ आप लिखेंगे सिंस आर इज इक्वल टू 0 और 1। आर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, अब आर की जगह पे यहाँ पे रख दीजिए 1, या तो 0 रखिए। अगर आर की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2q और ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ए की वैल्यू या तो 2q होगी या तो 2q प्लस 1 होगी। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। भाई आर की वैल्यू दो ही पॉसिबल थी, 0 या 1। मैंने 0 रखा तो ये मिल गया, क्योंकि प्लस 0 करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे 1 रखा तो ये मिल गया। तो ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो वैल्यू पॉसिबल है 2q और दूसरी वैल्यू पॉसिबल है 2q प्लस 1। क्लियर, हमने कहा कि कभी भी जब हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अप्लाई करना होगा तो हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दी जाएंगी और उनकी हेल्प से हम 2 और निकालेंगे और तुरंत ही हमें एक इक्वेशन ये वाली लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर थी, एक हमने लेट करी थी a, दूसरा हमें 2 दिया गया था हिंट के फॉर्म में यहाँ पे, तो मैंने 2 लिया और इन दोनों में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अप्लाई करा तो मुझे a की वैल्यू 2q मिली और 2q प्लस 1 मिली। अब देखिए यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 2q है यानी कि 2 a के फैक्टर में आ रहा है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 4 इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4, या फिर एक कोई और नंबर 6 लेते हैं, चलो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई नंबर दी गई तो वो दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है ना, लिखेंगे सिंस a इज इक्वल टू 2q इज डिविजिबल बाई 2, so a is equal to 2q is an even number। तो अगर a is equal to 2q इवन है तो एक और पॉसिबल वैल्यू है, तो भाई सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is either even or odd, so a is equal to 2q plus 1 is an odd integer, hence proved। प्रूव्ड हो गई ये बात। भाई देखिए यहाँ पर हमने जब दिखा a की वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू आई a की ये 2q और एक वैल्यू आई ये 2q प्लस 1। अब इनमें से एक इवन होगी एक ऑड होगी। हमने देखा ये तो इवन है क्योंकि डिविजिबल बाई 2 है, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 2 सो इट इज़ एन इवन नंबर। तो अगर ये इवन हो गई तो जाहिर सी बात है दूसरी वाली क्या होगी, ऑड होगी, क्योंकि या तो इवन हो सकती है नंबर या तो ऑड हो सकती है। तो अगर वो इवन नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑड होगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऑड प्रूव कर दिया। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इस तरह ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। बाकी एक्सरसाइज जब आएगी तो मैं और इनको क्लियर करूँगा, आपको और अच्छे से इसको डिफ़ाइन करूँगा। आई होप ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा तो पढ़ लिया, अब हम लोगों को पढ़ना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये भी पढ़ना। तो चलिए आज हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या होती है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हिंदी में से बोलते हैं अंक गणित की
ये हिंदी इसलिए क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का कोर्स सेम है, तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, शॉर्टकट में इसको FTA बोलूँगा मैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा FTA क्या होती है। पहले इसकी स्टेटमेंट जान लेते हैं। अपनी NCERT में इसे बोला गया है थ्योरम नंबर, अपनी NCERT में इसे बोला गया है थ्योरम नंबर 1.2 FTA। क्या होती है इसकी स्टेटमेंट, पहले मैं लिख देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई, उसी से आप समझ जाएंगे। एवरी कंपोजिट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंपोजिट नंबर क्या होती है और प्राइम नंबर क्या होती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या तो फैक्टराइज्ड बोल सकते हैं, फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर से है, प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique a part of the order in which factors occurs। ये स्टेटमेंट लिख गई। अभी कुछ समझ में नहीं आई सर ये क्या लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका हिंदी भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने बताया ना कि हिंदी मीडियम में ही हैं, और चूँकि उनके लिए ये यूजफुल हो जाएगा तो वो भी थोड़ा सा सीख जाएंगे हिंदी मीडियम में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका हिंदी में लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मीनिंग बेटा समझ लीजिए आप लोग सभी लोग। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम का कहना यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो उसे हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होता है। मतलब एक अगर कोई नंबर है तो उसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो वो एक ही तरह का होगा, वो 10 तरह का नहीं हो सकता, 2 तरह का नहीं हो सकता। एक नंबर का फैक्टराइजेशन एक ही टाइप का होगा, वो यूनिक है, अद्वितीय है। फॉर एग्जांपल 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3। इसे हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं भाई। 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो 2⁻³ × 3। तो अब 24 का जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, केवल वो इसी तरह का हो सकता है। अब अगर कोई चाहे कि नहीं हम इसका फैक्टराइजेशन दूसरे टाइप का भी लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है।
तो बस यही एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। एक तरह का ही फैक्टराइजेशन हो सकता है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। सपोज दैट मुझे 150 का करना है फैक्टराइजेशन, तो जब मैं 150 का करूँगा तो 2 × 3 × 5 × 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5⁵ यूनिक है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता 150 का फैक्टराइजेशन। तो और भी इसको इजी वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। बस इतना बोल दीजिए। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसकी हेल्प से ढेर सारे एप्लीकेशंस भी हम इसके अनुप्रयोग सीखेंगे, इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि कोई भी नंबर है उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसके जैसा उसका कोई और फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करना, अच्छा क्या क्या इसके यूजेस हैं, एप्लीकेशंस में यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या कहाँ कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ FTA हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने हर एक चीज़ पढ़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले तो एक चीज़ कर सकते हैं हम, चलो बताता हूँ, HCF एंड LCM फाइंड आउट करने के लिए HCF और LCM निकालने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन है इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए, इरेशनैलिटी प्रूफ जैसे √2 है, √3 है, √5 है। ये तो हमने पढ़ा है कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, बट ये क्यों इरेशनल होते हैं इसका प्रूफ हम लोग इसमें सीखेंगे। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। ठीक है, चलिए। अच्छा HCF कैसे निकालते हैं, मैं आज HCF और LCM निकालना सिखा देता हूँ इसी के एप्लीकेशन से। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका HCF एंड LCM। ये सब हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM HCF निकालना, लेकिन हम लोगों को रियलाइज़ नहीं है कि हम लोग FTA की हेल्प से ही वो जो तरीका आप लोगों को सिखाया गया है छोटी क्लासेज में LCM और HCF निकालने का, वो FTA यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से ही उसको सिखाया गया है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया। अब आपको नाम पता चल गया कि अच्छा सर इसको ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। लेट्स, बस याद रखना है कैसे होगा। चलिए पहले मैं निकाल देता हूँ। जैसे हमें निकालना है 24 एंड 30 का, क्लियर। इसका मुझे पहले HCF निकालना है फिर LCM। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, 24 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे। 2⁻³ × 3 यही तो है। 30 के फैक्टर लिखूंगा मैं तो 2 × 3 × 5। अब HCF का ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। HCF कैसे निकालते हैं? HCF के लिए HCF क्या होता है? HCF इज़ द प्रोडक्ट। ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट। किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? ध्यान से इसको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। क्या है ये? जितने भी फैक्टर्स हैं अगर दोनों में है कॉमन, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहले कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से? इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है और 3 है। देखिए 2 इसमें भी है, 24 में भी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखिए 24 में भी 2 है और 3 है, 30 में भी 2 है और 3 है। तो ये तो हो गए, ये दोनों हो गए। अब इसका लेना क्या है?
स्मॉलेस्ट पावर, कौन सी? स्मॉलेस्ट पावर। तो आप देखिए 2 है दोनों में, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर ये है कि ये है, जाहिर सी बात है ये है, तो इसको ले लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 की स्मॉलेस्ट पावर, भाई दोनों में 1 ही है भाई, तो एक 1 ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 आंसर हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं? देखिए एलसीएम का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं बाई एफटीए। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टराइजेशन, ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। अब इसमें देखिए कॉमन नहीं बोला, ये देखिए यहाँ पे मैंने कट ही कर दिया लाइन। ये ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है और उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी, कॉमन हो या ना हो डजेंट मैटर। ध्यान से देखिए 2 है 3 है 5 है, जरूरी नहीं कि दोनों में हो। अब क्या करना है? 2 की सबसे बड़ी पावर 2⁻3, इसमें 3 की सबसे बड़ी पावर 1 और फिर 5 की पावर 1 और उसका प्रोडक्ट, ये देखिए मल्टीप्लाई मैंने कर दिया सभी का। फिर देखिए ये मैंने लिख दिया था क्योंकि दिख नहीं रहा था, तो एक बार और लिखता हूँ इसको कट करके, तो आप लोगों को समझ में आएगा। एलसीएम देखिए क्या होगा, हमें क्या करना, हर एक फैक्टर को लेना है और बड़ी पावर लेनी है, कॉमन हो या ना हो इट डजेंट मैटर। एचसीएफ में तो कॉमन देखना और छोटी पावर लेनी है, लेकिन इसमें कॉमन हो या ना हो बड़ी पावर लेनी है और हर एक फैक्टर को लेना है। तो 2 है यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। यहाँ पे देखिए 3 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 ले लिया और यहाँ पे 5, बस हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 5 जा 120, आंसर आ गया। तो ये था मेथड आपका बाई एफटीए। एफटीए कैसे, एफटीए का यूज मैंने आज आपको एक बता दिया, इसका एक एप्लीकेशन, बाकी के एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और बहुत अच्छे से अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर learning and enjoying mathematics with me. Take care.